नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान सुमित सर, मयंक सर, विचित सर नहीं आए, माफ़ी चाहता हूँ, छुट्टी पे चल रहे हैं इन दोनों। बाबा, शादाब जी और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, क्योंकि कल वहाँ पे पोलिंग है 288 सीटों पर। उससे पहले एक अभी जब हमारे थे शो चर्चा होने वाली, तो उससे पहले एक ब्रेकिंग खबर आई है कि जो बीजेपी के महासचिव हैं विनोद तावड़े साहब, उनको कहा जा रहा है कि कुछ वो पैसे बांट रहे थे, जैसा वीबीए पार्टी जो है वहाँ पे वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी, उन्होंने आरोप लगाया है कि वो पैसे बांट रहे थे। और वहाँ पे उनको कहा जा रहा है कि पत्रकार भी वहाँ पे मौजूद थे और वो पार्टी के कार्यकर्ता भी। और बताया जा रहा है कि कुछ पैसे उनके पास पकड़े गए। उसी मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। सवाल है कि एक दिन पहले जब भी काफ़ी पार्टियों ने और काफ़ी लोगों ने कहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में धन बल का बहुत उपयोग हो रहा है, धन वहाँ पे बहुत खर्च किया जा रहा है। जैसे कई जो सेफोलॉजी जो हमारे पिछली बार आए थे, उन्होंने भी इस बात का इशारा किया था कि वहाँ पैसा बहुत है। और इलेक्शन कमीशन ने जो सीजर भी किया, उसमें कई 100 करोड़ रुपए वहाँ पे पकड़े हैं इलेक्शन कमीशन ने। इसका मतलब कि वहाँ पैसा बह रहा है, पैसा है। और जांच की तस्दीक खुद विनोद तावड़े को लेकर जो पत्रकारों ने देखा है और जैसा वीवीएन आरोप लगाया। सुमित सर, जो आपने विजुअल्स भी देखा होगा, वो एक तरीके का इतने बड़े नेता पैसे के साथ पकड़ाना, पैसे बांटने का आरोप लगना, ये बहुत बड़ी बात है। छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। ये भी पता चलता है कि भाई इलेक्शन के दिन 500 रुपये कहीं बांट दिया, किसी को दे दिया, लेकिन 5 करोड़ रुपए जैसा मीडिया में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो जो इलेक्शन कमीशन है, जो कहा जा रहा था पहले से कि बहुत पैसा बट रहा है, वो दिख भी रहा है खासकर इसमें। देखिए, दो चीज़ें इसमें हमको ध्यान रखनी चाहिए इस खबर को दिखाते वक्त, कि किसी ने 5 करोड़ देखे नहीं है। तो आप जो 5 करोड़ कह रहे हैं ना, ये 5 करोड़ का उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि 5 करोड़ रुपए लेके वो बैठे हुए थे। और ये कौन लगा रहा है कि जो व्यक्ति वीबीए का था, जो विधायक है, किशोर कुछ नाम है उनका, वो अपने साथ मीडिया लेके और कुछ लोग लेकर पहुंचे उस होटल में और अचानक उनको घेर लिया और एक डायरी अपने हाथ में ले ली, जो विजुअल में दिख रहा है। डायरी दिख रही है, डायरी लेके वो विधायक खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये खरीदारी करने आए थे, हमारे विधायक जो हमारा मेंबर लड़ रहे हैं उनको तोड़ने आए थे। ये उन वीबीए का इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम तक बात ठीक थी, कैमरा लेकर गए, मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर पूरा मीडिया एक तरीके से स्क्रूटनी हो गया, कई सारे कैमरे, लोकल कैमरे वहाँ मौजूद थे। पर इन सब से ये बात साबित नहीं हो रही है कि विनोद तावड़े ने वहाँ पर कोई पैसे का प्रस्ताव दिया। तस्वीरों में विनोद तावड़े और वीबीए का वो जो कैंडिडेट है, वो दोनों बैठे हुए दिख रहे हैं, ये दिख रहा है। यहाँ तक बात सच है, कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरे ने वो देखा है। पर 5 करोड़ की डील हो रही थी कि कितने करोड़ की हो रही थी, ये हमको नहीं पता। तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। पहले मुझे लगा कि ये फितूर है, ये मीडिया के लिए ड्रामा क्रिएट किया गया उस विधायक के द्वारा, थोड़ी सी पब्लिसिटी है। लेकिन अभी हम जब प्रोग्राम शुरू करने बैठे हैं, तो अभी खबर ये आ रही है कि मुंबई पुलिस ने FIR कर दी है और विनोद तावड़े का नाम है उसके अंदर। तो विनोद तावड़े जो बीजेपी के आई थिंक महासचिव हैं, और इतने बड़े नेता पर मुंबई पुलिस की FIR कर देना, इलेक्शन कमीशन हम देख ही रहे हैं हर रोज छानबीन कर रहा है, कभी किसी का हेलीकॉप्टर रोक रहा है, कभी किसी का हेलीकॉप्टर रोक रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा मूवमेंट है। ये ऐसा करते हुए विनोद तावड़े का पकड़ा जाना, उनका नाम पे FIR होना, ये पहली बार में इशारा करता है कि कहीं कुछ पुलिस को संदिग्ध लगा। तो ये इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए। पर जहां आप पैसे की बात कह रहे हैं ना, कल इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज थी। जी हाँ। 1000 करोड़ रुपए की रिकवरी है दोनों राज्यों में। एग्जैक्टली, महाराष्ट्र और झारखंड राज्य में 1000 करोड़ रुपए की रिकवरी चुनाव आयोग कर चुका है इस चुनावी, जब से आचार संहिता लगी है 45-50 दिनों के अंदर। तो सोचिए कितना बड़ा और कितना अहम चुनाव है, किस हद तक खरीद फरोख्त हो रही है। ऐसे में अगर विनोद तावड़े या कोई भी नेता ये करता हुआ देखा जा रहा है, तो आश्चर्य नहीं होता है। आपने शुरुआती कमेंट में आपने कह दिया अश्विनी कि 500 रुपये देते थे। 1 रुपये देना भी गलत है, एग्जैक्टली, चवन्नी देना भी गलत है। आप लियोर तो कर ही नहीं सकते हो किसी भी चीज से, और अब 500 रुपये तो कुछ नहीं बचा यार। सही बात है, महंगाई एक MLC, एक विधायक के चुनाव पर 5-5 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। और मुंबई के जब चुनाव हो रहा है, तो वही विधायक 5 करोड़ का 50 करोड़ का हो जाता है खर्च करने के लिए, टिकट लाने के लिए। जीतेगा तब की बात अलग है, इतनी इंपॉर्टेंट ये है। और यहाँ पर तो जैसे आज बड़ा अच्छा आर्टिकल है एक्सप्रेस में, आप सबने पढ़ा होगा, कि चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, चुनाव कैंडिडेट लड़ रहा है। सब चुनाव जैसे जैसे डेट पास आ गई है, पार्टियां पीछे हट गई हैं। अब कैंडिडेट अपने बल पे चुनाव लड़के जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितना हम जीत जाएंगे उतनी हम नेगोशिएट कर पाएंगे, हम कहीं भी जा सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में बीते 5 सालों में राजनीति की जो भद्द पिटी है वो उसने विधायकों को इतना ताकतवर कर दिया कि वो कुछ भी कर सकता है। तो हर विधायक चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है, और वो जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रहा है। अपना रेट भी तय कर ले रहा है इसी साथ ही। करेगा जब देखो किसको कितनी जरूरत पड़ती है। मयंक सर,
ये तो बात रही विनोद तावड़े की, लेकिन एक चर्चा ये भी है कि चुनाव में मुद्दे खासकर बहुत रीजनल मुद्दे, बात हुई थी कि रीजनल मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक तो रीजनल मुद्दे इतना नहीं जो नेशनल मीडिया में आया है। वो नेशनल मीडिया में 2-3-4 बयान आए जो सबको पता है, हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। आपको लगता है कि जो मोमेंटम पिछले 6 महीने में क्या हरियाणा चुनाव से कुछ बदल गया है? कल पोलिंग है, कल लोग जनता वोट करेगी, आपको क्या नज़र आता है कि किसका पलड़ा भारी अभी तक आपको लगता है? पलड़ा भारी, चूंकि हम ग्राउंड पे गए नहीं हैं और अब इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए तो कुछ एक तरह की रिपोर्ट आती है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए कुछ और तरह, हमारे यहाँ पढ़िए तो कुछ और आता है। तो इसीलिए ग्राउंड पे गए बिना न्यूज़ रिपोर्ट्स के आधार पे किसको एज है ये कहना तो ठीक नहीं होगा। और कल एग्जिट पोल आएगा तो उसके बाद फिर हम लोग एक दिन एग्जिट पोल पे भी चर्चा करेंगे। तो अभी एडवांटेज किसको है? मुद्दे में बहुत सारे लिस्ट किए जा रहे हैं। लाडली बहन कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है क्या है कि लाडली बहन को काउंटर करने के लिए महंगाई उसको काउंटर कर रहा है। तो बहुत पहले से मेरा है क्या है कि बहुत सारे लेयर हैं चुनाव में, बहुत सारे लेयर होते हैं। हमको फ़ायदा है लेकिन हम किस लेवल पे हैं कि किस हमारे कोई फ़ायदा हमको मिले हमारे लाइफ में, वो सब्सटेंशियल होता है क्या, वो मेरा परसेप्शन है। वो आप नहीं बता सकते हैं कि अगर 500 रुपये आप दे दें तो मेरे लाइफ में चेंज होगा क्या, ये इवेल्यूएट हमको करना है। आपको लगेगा कि हमने 500 रुपये दे दिया और अब वोट तो निश्चिंत हो गया इसका। तो इसीलिए बहुत सारा चीज़ है। एडवांटेज कहना भी मेरे ख्याल से टू अर्ली है। और सब बोलते हैं सीट टू सीट कंटेस्ट है और इतना पैसे का खेल हो रहा है, तो और पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनको बार्गेनिंग करना आगे। तो ऐसे में ब्रॉड ट्रेंड कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। महक सर, मेरा एक सवाल है आपसे। यदि लाडली बहना जो है वो मुझे लगता था कि सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा जब चुनाव के पहले जब कहा गया कि चौथी किस्त चली गई, लेकिन फिर क्या हुआ कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो जुड़ोगे, मतलब ये नारे क्यों देने की आवश्यकता पड़ी? क्या आपको लगता है कहीं पे कि लाडली बहना को पीछे छोड़ दिया गया और फिर इनको आगे बढ़ाया गया? हमको लगता है क्या कि लोकसभा चुनाव में का जो रिजल्ट आया था तो उसमें वोट शेयर में बहुत अंतर नहीं था, सीट शेयर में अंतर था, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल जैसा दिखा। इसीलिए बीजेपी और एनडीए के बाकी दलों को लगा कि हमको कोई चांस नहीं लेना चाहिए, सिर्फ लाडली बहना हमको गेम चेंजर होगा, इस भरोसे में शायद नहीं होंगे। इसीलिए इलेक्शन, और ये इतना हाई स्टेक्स बैटल है, कोई चांस नहीं लेना था। इसीलिए एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, ये सब आया। ये स्टैंडर्ड है और जिसका लाइन है उसको अलग अलग तरीके से कहने का ये तरीका है। ये स्लोगन जो है बेसिकली बीजेपी के लाइन को अलग तरीके से कहने का तरीका है, अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाने का जरिया है स्लोगन ये। तो उसमें ऐसा नहीं कि आइदर और है, एक वो दिया, उसके बाद कोर्स करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर हमारा जो कोर वोटर है उसके लिए भी तो मैसेज जाना चाहिए। तो उसी के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री है ये सब स्लोगन। तो इस नारे से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने अपने आप को क्यों दूर कर लिया? एकनाथ शिंदे ने नहीं किया, किया है। उन्होंने कहा मेरा डेवलपमेंट प्लान है। उन्होंने एक है सेफ मोदी का बयान की तारीफ की है, लेकिन उस वाले बयान से अलग। अजीत पवार का सुने और पंकजा मुंडे का भी पहले उन्होंने एकनाथ शिंदे ने योगी जी के साथ खड़े हुए, फिर अचानक उनको छुआ, उनको लगा कि गड़बड़ हो गई है, फिर वो पीएम के नारे के साथ खड़े हुए। तो ये दोनों बयान है, एकनाथ शिंदे के बटेंगे तो कटेंगे को सपोर्ट करते हुए बयान है, और एक है तो सेफ है को सपोर्ट करते हुए बयान है। तो उनकी राजनीति क्या है ये नहीं पता, लेकिन उनका बयान दोनों तरफ आया है। मेरे ख्याल से ये बेसिकली है कि सेफ खेल रहे हैं सब, कि अब किस तरह से लोगों पर मैसेजिंग चला जाए। लाडली बहना सफिशिएंट नहीं है तो थोड़ा सा ये ऐड कर देगा, एक है सेफ हैं। और तो एक और सवाल है। मैं बाबा आप ही की बात पे आंसर देना चाहता हूं मैं। हाँ, मुझे क्या लगता है, आप बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने ये, कि जब इतनी अच्छी विकास की बातें चल रही थी, बहनों की बात चल रही थी, फिर बटेंगे तो कटेंगे की क्या ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है, तमाम आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, दोस्तों से बात सुनने के बाद, बीजेपी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। बीजेपी का कोर ताकत क्या है हम सब जानते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को कोई नहीं मुकाबला कर सकता है, जिस पिच पर बीजेपी लड़ती है अपनी राजनीति में।
बीजेपी का 10 साल के शासन के बाद दिल्ली में ये दौर ऐसा है जब मिली-जुली सरकार वाकई में है, उनको बैसाखी की ज़रूरत है। तो अगर आप चेहरों को जोड़ेंगे तो अब नरेंद्र मोदी का चेहरा विकास पुरुष का चेहरा है। नरेंद्र मोदी का चेहरा एक ऐसा चेहरा है एनडीए के अंदर जो अलाइज को साथ लेके चलेगा। तो हिंदुत्व कौन करेगा? तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ का नाम आगे बढ़ाया गया, जो दिखने में भगवाधारी हैं, हिंदुत्व की बात करते रहे हैं, इस तरह के विचार, इस तरह के बयान पहले भी देते रहे हैं, जहाँ पे कम्युनलाइजेशन कह लीजिए या पोलराइजेशन की बात उन पर इल्ज़ाम लगते रहे। तो वो स्पेस ख़त्म ना हो जाए बीजेपी की, ऐसा ना हो कि उस स्पेस को पूरी तरह डाइल्यूट कर दिया जाए। अब देखिएगा संघ का जो रोल बढ़ा जून में नतीजे आने के बाद से लेकर आज नवंबर के महीने में, ये संघ के साथ कई दौर की बैठकें हुई हैं। संघ के नेता मोहन भागवत भी एक्टिव रहे, दत्तात्रेय होशबोले भी एक्टिव रहे, अरुण कुमार भी बहुत एक्टिव हैं। इन तमाम लोगों ने योगी के साथ, पीएम के साथ, अमित शाह के साथ, नड्डा साहब के साथ बार बार मीटिंगें हुई हैं। मुझे ऐसा कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ डिस्क्लेमर के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की, अब जैसे वाजपेयी और अडवाणी के ज़माने में दो चेहरे थे, एक अलायंस के लिए चेहरा था और एक हिंदुत्व की बढ़ाने के लिए। वाजपेयी जी अलायंस के चेहरे थे, अडवाणी जी चेहरे थे हिंदुत्व की रथ यात्रा और ये सब करने वाले। तो वो दो चेहरे हो गए हैं, पर असली लड़ाई यहीं पे है। जो दूसरी जो पोजीशन है हिंदुत्व वाली, वो क्या वो पूर्णतः योगी को दे दी जाएगी? क्योंकि उसके भी बहुत सारे नुमाइंदे हैं पार्टी के भीतर। तो ये एक अभी बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2029 की तैयारी है ये, कि हम हिंदुत्व के एजेंडे से नहीं हटे हैं। इसीलिए देखिए ना, बटेंगे तो कटेंगे को सब डिफेंड कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे को प्राइम मिनिस्टर ने आलोचना नहीं की, आरएसएस ने आलोचना नहीं की, विपक्ष आलोचना कर रहा है, साथ के लोग आलोचना कर रहे हैं जो चुनाव में खड़े हुए हैं, जिनके इलाके में मुस्लिम वोट हैं, वो आलोचना कर रहे हैं। और उसका भी एकदम से कारण है, महाराष्ट्र कभी भी हिंदुत्व का बहुत फर्टाइल ग्राउंड नहीं रहा है, आरएसएस हेडक्वार्टर रहने के बावजूद नहीं रहा है। तो इसीलिए बार जीतते रहे वहाँ। तो इसीलिए महाराष्ट्र के जो नेता हैं, शिंदे का हमको पता नहीं था, लेकिन वो अजित पवार और पंकजा मुंडे भी वो लोग विरोध कर रहे हैं कि उनको भी लगता है क्या कि उनका भी परसेप्शन हम ही लोग जैसा है क्या कि हो सकता है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का फर्टाइल ग्राउंड नहीं है। जो सुमित ने कहा, एकदम 100% सहमत। सुमित ने कहा कि दो चेहरे हैं, तो ये अलग बात है कि जो हिंदुत्व के चेहरे रहे वाजपेयी के समय, वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, ये अलग बात है। एक और सवाल है आप सब विद्वानों से, क्या इस पूरे चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी अजीत पवार है? हाँ, इस पे सभी लोग राय दें, सही है। नहीं, ये जो कमज़ोर कड़ी और वो वाली बात है, तो ये चुनाव वास्तव में बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट कर देगा। और भविष्य की जो महाराष्ट्र की राजनीति है, क्या ये फिर से जो 19 से पहले का जो मामला था, अब उसकी स्थापना फिर से होगी? क्योंकि 19 के परिणाम के बाद चीज़ें बदल गई सीएम की लड़ाई के चक्कर में। मान लीजिए कि महाविकास आघाड़ी के घटक दलों में शिवसेना उद्धव का प्रदर्शन सबसे खराब हो जाता है, और महायुति के घटक दलों में अजीत पवार गुट का प्रदर्शन खराब होता है। तो इन दोनों ही दलों को एक बात समझ में आएगी कि भैया वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वो अपने मूल घटक में वापसी के बारे में वो पुनर्विचार करेंगे। एक इसकी संभावना भी है, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी बाबा, अगर हम देखते हैं आंकड़े जो बता रहे हैं, भाई कांग्रेस से उतनी उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एनसीपी का तो चलिए कोर और स्ट्रांग हमेशा ही रहा है, वो बुरे से बुरे में भी वो कांग्रेस से बेटर ही करती रही है, खासकर जो वेस्ट महाराष्ट्र का है वो उसका गढ़ है। 19 में भी आप देखेंगे तो एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी शिवसेना से ज्यादा सीटें हासिल की थी, क्योंकि उसमें बड़ा क्रेडिट जाता है शरद पवार को। लोकसभा में भी कांग्रेस 1 सीट पर गई, लेकिन वो 4 सीट लाते हैं, 5 सीट लाई थी, 5 सीट, तो एक, हाँ 5 सीट, तो उनका एक अपना कोर है, वो उसको पकड़ के रखते हैं। तो ये एक चीज ये है कि भाई वो ट्रांसफर वाली जो बात है, शिवसेना को उतनी सीटें नहीं है, उद्धव ठाकरे की मैं बात कर रहा हूँ, वो मात्र उनको कितनी 9 सीट के करीब आई, जबकि वो बहुत ज़्यादा सीटों पर लड़े। कांग्रेस उस हिसाब से कम सीट लड़ी, लेकिन ज़्यादा सीटें लेके आई। तो ये जो उत्तर है इसका कि असली एनसीपी कौन, असली शिवसेना कौन, इसका जवाब तो मिलेगा ही। भविष्य की राजनीति का भी जवाब इस परिणाम से मिलने वाला है। और कमज़ोर कड़ी कौन में, मुझे लगता है कि
ये बात अजीत पवार बाबा समझ रहे हैं। वो इस तरह के जो बयान वो दे रहे हैं ना, कि खासकर जो उन्होंने नवाब मलिक वाला कार्ड चला, फिर बार बार बहुत खुल के बोलते प्राइम हैं, मिनिस्टर की रैली में नहीं आए भाई, नहीं आए, खुल के बोलना कि बड़ी भाई रैली, बटेंगे लाख कटेंगे बजे नारा प्राइम नहीं चलेगा। मतलब वो अपनी लाइन क्लियर कर रहे हैं, वो सेकुलर लाइन। भाई 4-5 मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया हुआ है, बीजेपी एक भी टिकट नहीं दे रही। शिंदे साहब ने तो चलिए, अब्दुल सत्तार जो पहले कांग्रेस के नेता थे, बाद में इनके साथ आए, मंत्री भी रहे, तो उस वजह से दिया हुआ है। लेकिन अजीत पवार ने तो 4 से 5, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 5 मुसलमानों को टिकट दिया। हाँ, मैं बाबा की जो बात है ना कि क्या अजीत पवार कमजोर कड़ी हैं, मुझे लगता नहीं कमजोर कड़ी हैं। वो नंबर तय करेंगे बाबा 23 तारीख को कौन कमजोर कड़ी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार जैसे असर्ट कर रहे हैं, उनको उनकी कमजोर कड़ी थी मई जुलाई में, जो जून में नतीजे आए, तब उनको लगा कि उनको दबा दिया गया है, वो कहीं के नहीं बचे हैं। इन 6 महीनों में उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है। लाडली बहना का सबसे अधिक क्रेडिट लेने की कोशिश अगर किसी ने की तो अजीत पवार ने की। उनके आप पोस्ट देखिए, उनके ट्विटर हैंडल पे जाइए, और ये अजीत पवार जिसको हम लोग 20-25 सालों से दिल्ली में बैठ के देखते रहे, वो आप दिल्ली के पत्रकारों के लिए उपलब्ध रहे इन चुनावों में। आप मौका मांगिए, बुला बुला के इंटरव्यू दिए गए, किसी ने मना नहीं किया। और हर इंटरव्यू में आप नाम ले ना ले, दूसरा तीसरा सवाल आते आते वो लाडली बहना पे आ जाते हैं। हालांकि ये कहते हैं कि पूरी सरकार की स्कीम थी, मैंने तो वित्त मंत्री था तो मैंने केवल खजाना खोला, लेकिन वो उसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। तो वो अब असर्ट कर रहे हैं। नवाब मलिक को लड़ा के उन्होंने बीजेपी से भी पंगा ले लिया है। देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार खुलकर आज भी बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ हमारे लोग काम करेंगे। क्या होगा नहीं पता, लेकिन नवाब मलिक को लड़ा के अजीत पवार ने दिखा दिया है कि अब मैं बीजेपी की बातों में दबने वाला नहीं हूं। प्राइम मिनिस्टर की रैली अपने यहाँ कराने से मना कर दिया कि भाई हमको नहीं चाहिए उनकी रैली, हम अपने यहाँ ठीक है, बारामती में हम सेफ चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की रैली में जैसा आप बता रहे हैं कि वो नहीं गए, जो मुंबई में रैली हुई, सर दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। तो अजीत पवार कहीं ना कहीं से ताकत उनके पास आई है। वो कुछ या तो वो आखिरी बॉल पे नहीं है कि खेल लेते जो का देखा जाएगा, छक्का लग गया तो लग गया, वरना आउट तो हो ही रहे, तो ये उस मोड में है। इसीलिए 75 साल, आई थिंक 70 के आसपास की उनकी एज है, और अब कब तक वो पिछल्लू बन के रहेंगे। इसमें एक और सवाल है, उसके बाद आप लोग नहीं, इसी में एक चीज बोलना चाह रहा था कि जो सर ने कहा ना, इंस्टाग्राम पे अगर आप देखें अजीत पवार की, तो एक ही उनका जो वायरल हो रहा है उसमें क्या होता है, 2 लाइन लगी हुई है, वोटर आता है पूछता है लाडली बहना कहाँ, तो लाडली बहना का इशारा ऐसा होता है, और जिस काउंटर पे होता है उसके पीछे बड़ा सा बैनर है पिंक कलर का लगा हुआ है, और अजीत पवार का यही विज्ञापन इंस्टाग्राम और फेसबुक को भरा पड़ा है। एक और मेरा लास्ट सवाल है, इसके बाद आप लोग के लिए फिर आप जवाब आप सबसे एक सवाल है कि कोई भी शुरू कर सकता है कि क्या आपको लगता है कि इस महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भी ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि या तो फिर दोबारा चुनाव हो या फिर दोबारा से तोड़फोड़ हो, और वोटर से लेकर के जितने भी आप लोग विश्लेषक हैं सब ठगे हुए महसूस करें? क्या आप लोगों का इसका डर लगता है? बाबा अभी मुझे तो 100% लगता है, तभी तो सवाल कि हो सकता है दोबारा चुनाव होने तो फिर से पार्टियां टूटेंगी, पाला बदल, जिससे कि आपका ना लोकतंत्र पर भरोसा उठ जाएगा कि यार ये सब जो है ना वो कुछ नहीं है, केवल यहाँ पे किसी भी तरह से सरकार बनाने की कवायद है। ये मुझे होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ। और कहा जा रहा है कि जो 23 नवंबर का जो नतीजा है उसके बाद से कौन किसके साथ जाएगा ये कोई भी राजनीतिक समीक्षक नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हर कैंडिडेट अलग अलग जो है अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहा है। अभी मैं देख रहा था कि 158 पार्टीज जो हैं वहाँ पे अपनी किस्मत आजमा रही हैं, और उसमें तो 7-8 बड़े दल हैं, उसके बाद छोटे छोटे दल हैं जो कि अलग अलग, कोई 25 सीटों पे लड़ रहा है, कोई 30 सीटों पे लड़ रहा है, कोई 40 सीटों पे लड़ रहा है। तो वहाँ ऐसी खिचड़ी पकेगी और कौन किसके साथ जाएगा ये बता पाना बहुत मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कल हम लोग इस बात पर चर्चा भी हम लोगों ने की कि जो छोटे दल हैं उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। जो राजनीतिक समीक्षक हैं जो महाराष्ट्र को बहुत नज़दीक से जानते हैं वो ये बता रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट हैं और छोटी पार्टीज़ हैं वो तकरीबन 2 दर्जन सीटें लाएंगी, और इसमें कोई शक नहीं है। तो जो वो 25 सीटें लाएंगी तो वो डिसाइड करेंगे कि सीएम कौन बनेगा, महायुति का बनेगा कि अघाड़ी का बनेगा। और बहुत क्लोज फाइट बताई जा रही है कि अघाड़ी और युति में बहुत क्लोज फाइट है, और ऊट जो है किसी भी करवट बदल सकता है। तो ये जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं जिसका हम लोगों ने कल जिक्र भी किया था कि चाहे वो सपा हो, MIM हो, वंचित बहुजन हो, बहुजन समाज पार्टी है, RPI है, राजू शेट्टी हैं, और इस तरह के जो लोग हैं वो सरकार बनाएंगे कि वो जो है कि वो कहाँ जाएंगे और उस हिसाब से सरकार बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये छोटी पार्टीज़ पे जो आप लोग चर्चा नहीं कर पाए थे, तो ये छोटी पार्टीज़ का भी जिक्र जो है ये ज़रूरी था। हाँ, नहीं, ये शादाब जो कह रहे हैं निर्दलीय वाली, क्योंकि ये मान्यता हो जा रही है कि बहुत ही क्लोज फाइट है,
लोकसभा में चूंकि परसेंट का अंतर कम था, सीटों में ज़्यादा था, तो ये था कि वो सिंपैथी फैक्टर उस बार चल गया, बार बार नहीं चलेगा। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के 2 दर्जन से ज़्यादा बागी मैदान में हैं। और बीजेपी का खेल तो अलग ही है, उनके बागी भी मैदान में हैं, निर्दलीय ज़्यादातर, लेकिन उन्होंने अपने कुछ प्रत्याशी एक्सपोर्ट कर दिए हैं अपने घटक दलों में। 14 शिंदे साहब को कर दिए हैं, 5 कर दिए हैं अजीत पवार को, तो वो तो खेल बड़ा है। लेकिन जो जैसे मयंक सर भी बातचीत में कहते हैं कि लोकसभा से इतना बड़ा चेंज तो आना नहीं चाहिए, वो उसकी भी एक बड़ी परीक्षा होनी है वो है। लेकिन वो हरियाणा में वो चीज़ टूटी थी, जो लग रहा था कि हरियाणा का जो संदेश था कि कांग्रेस का वहाँ उभार हो रहा था, लेकिन अचानक से वो मैनेजमेंट का चुनाव बना और बागी फैक्टर ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। वो चीज़ें यहाँ भी हैं कि कौन अपने बागियों को कैसे कंट्रोल करता है, और क्या कुछ बागी, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है, उसने कुछ बागियों पर भी उसकी नज़र है, और वो ये उम्मीद कर रही है कि कुछ बागी जीतें जो उसके ही बागी हैं या उसके लोग दूसरी छोटी पार्टियों में चले गए हैं, तो उस पर भी नज़र है। अगर ये चुनाव जीतती है बीजेपी, तो महाराष्ट्र का जो पूरा चुनाव होगा ना, ये केस स्टडी होगा कि अगर जीतती है बीजेपी और उसको अच्छी सीटें आती हैं, तो ये केस स्टडी होगी कि चुनाव लड़ने का एक तरीका ये भी होता है कि आप अपनी पार्टी को तो मैनेज करते ही हैं, दूसरी पार्टियों को रिबेल हर सबको आप मैनेज करते हैं। लेकिन इसकी परीक्षा भी वो 23 तारीख को ही इस पर रिजल्ट आएगा कि क्या वो हिट होगा। हिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर अगर हिट होगा तो भाई बटेंगे तो कटेंगे भी चर्चा। अगर योगी जी का भी उस दिन वो है, अगर वहाँ 9 सीटों में उन्होंने कुछ 6-7 सीटें निकाल ली और महाराष्ट्र में बीजेपी ने अच्छा कर लिया, तो अभी मेरी एक बात हो रही थी दिन में, जो काम ही करते हैं इस तरह की चीज़ों का, वो उनका कहना है कि बटेंगे कटेंगे नारा काम कर रहा है। लेकिन अब वो रिजल्ट में अगर दिखता है तो योगी जी मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं उस दिन चर्चा में। जैसा आपने बताया कि जो आरएसएस और बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि मोदी जी को तो संभालना पड़ता है, योगी जी पे अभी उतना कंट्रोल नहीं है। जैसे वो बाद में आडवाणी जी सेकुलर बन गए थे जाके वहाँ जिन्ना साहब की मज़ार पे, तो हालांकि मुझे लगता है कि उसका बड़ा नुकसान भी होता है, आडवाणी जी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये चर्चा कर हम फिर करेंगे। तो इसलिए ना देखो, आप उस दौर में लेकर 2006-2007 में जब वो पाकिस्तान गए थे, हम सब फील्ड में थे, रिपोर्टिंग करते थे, कवर किया उस पूरे घटना को। मिली जुली सरकारों का दौर था, बीजेपी के पास उतनी बड़ी ताकत नहीं थी कि 273 अपने दम पर ले आए। वाजपेयी जी की तबीयत खराब हो रही थी, वाजपेयी जी एक तरीके से चुनाव 2004 का हार ही चुके थे। ऐसे में बीजेपी को एक नए नेता की आवश्यकता थी जो सेक्युलर दिखाई दे, जो कम से कम एनडीए को साथ ले ले। अगर यूपीए से ना तोड़ पा रहा ना तोड़े, कम से कम एनडीए को साथ ले, नीतीश कुमार को, ममता को, पासवान को। इसलिए ऐसे चेहरे की आवश्यकता थी। तो उस वक्त जो उनके सलाहकार थे सुदीन कुलकर्णी जी, जो कि माना जाता है कि सबसे बड़ी वजह वही थी, उन्होंने ही कहा कि आप जाइए, पाकिस्तान जा रहे हो तो जिन्ना की मज़ार पे जाइएगा और जिन्ना को सेकुलर कहिएगा। और वहीं से बेचारे अडवाणी जी का पूरा जो करियर था, जो पिछले इतने सालों की मेहनत थी, वो उस एक घटना के बाद से उस पर सवालिया निशान हम जैसे छोटे पत्रकार भी लगाने लगे कि ये जिनका की औकात नहीं उनके सामने यार, वो कितने बड़े कितने पुराने लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक उनसे हुआ। यहाँ पर क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मैं बाबा की राय जानना चाहता हूँ। बाबा आप बताइए ना, सबको आपने सुन लिया, सबसे सवाल पूछ लिया, और अपना आप वहाँ बैठ के फोन में देख रहे हैं। लोग बात लिखते हैं मैसेज में नीचे, बाबा को बोलिए फोन ना देखा करें। नहीं नहीं, मैं सवाल पहले मैं पूछूंगा, मैंने माइक दिलवाया है। ये कि आपको क्या लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे क्यों किया गया? बटेंगे कटेंगे इसलिए किया गया कि उनको लगा कि पोलराइजेशन किया जाए। मेरा ये मानना है कि जब एक्चुअली इतना मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो गया ना, कि वो कन्फ्यूजन में आ गई पॉलिटिकल पार्टीज, और इसको लेकर के शायद बीजेपी में इस बात को लेकर के आम राय बनी कि उनको अंदाज़ा था कि अजीत पवार जो है उनकी लाइन 100% टो नहीं करने वाले हैं। उनको इस बात का भी अंदाज़ा था कि एकनाथ शिंदे पूरी तरह से उनके बस में नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बारे में ये छवि बनी कि ये आदमी ने डिलीवर कर दिया, जो शायद बीजेपी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। उनको लगा था कि ये कम विधायक वाले पार्टी का है तो ये दब के रहेगा, वो वैसा हुआ नहीं, उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। तो उसमें अब बीजेपी सबसे अधिक सीटों पे लड़ रही है, तो ऐसे में उनको एक ऐसा नारा चाहिए था कि वो अपने कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल सके और सबसे अधिक सीट जीते, जिससे कि उनका पहला दावा मुख्यमंत्री पद पे हो। दूसरी तरफ जो अब जैसे सब लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र में ये नहीं चलता, महाराष्ट्र की जनता ने पहली बार देखा होगा इस ढंग के नारेबाजी, इसलिए इतना सारा आपको विरोध भी देखने को मिला। इसके काउंटर में जो आप अघाड़ी है उसकी रणनीति देखिए, वो उसके ट्रैप में गए नहीं।
अभी भी देखिए, अब जब एंड हो रहा है चुनाव प्रचार का, अब कल वोटिंग है, तो आपको अब पिछले 4 दिनों से सोयाबीन फार्मर्स की जो कहानियां अखबारों में, मीडिया में आनी शुरू हो गई है कि सोयाबीन के दाम नहीं मिल रहे हैं, सोयाबीन के लिए खरीद नहीं हो रही है, ये सब। तो ये इस ढंग की चीज़ों पर लाने की कोशिश अघाड़ी ने की है, और मुझे लगता है इसके पीछे शरद पवार का ब्रेन है। मेरा अभी भी मानना है कि एज लॉन्ग एज शरद पवार हैं, मतलब मुझे लगता है अघाड़ी जो है कोशिश करेगी कि किसी तरह भी यदि अजीत पवार वापस आते हैं तो एक, मुझे लगता है कि अब उनका ये लास्ट इलेक्शन होगा, वो कह चुके हैं शरद पवार। मैं जितना जानता हूँ, मैं रोज़ बात करने की कोशिश, उनके लोगों से बात हो ही जाती है मेरी। तो ये कहा जा रहा है कि अब आज भी देखिए एक्सप्रेस में खबर है कि किस ढंग से इस युवेंद्र को उन्होंने अजीत पवार को बुरी तरह फंसा रखा है उन्होंने, जबकि वो बारामती की सीट है, वो सीट अजीत पवार को नहीं हारनी चाहिए, मतलब। लेकिन शरद पवार ने उस सीट को भी फंसा रखी है, एक नए लड़के को टिकट दे करके। उसके बगल की सीट पर रोहित पवार लड़ते हैं। तो ये जो मुझे लगता है उनकी ये रणनीति होगी कि यदि ये अंतिम चुनाव है, उनका अंतिम विधानसभा का चुनाव है, तो वो जरूर एक अपनी बागडोर जो है अपने फैमिली में अपने बेटी को देने के लिए, या फिर अब ये भी कहा जाता है कि रोहित पवार भी जो है वो उनके सक्सेसर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रूम किया है। पहले जो है पार्षद का चुनाव लड़ाया, उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव लड़ाया, उस लड़के में भी काफ़ी दम है और वो भी उसी ढंग से बात करता है। तो मुझे लगता है अपनी लिगेसी जो वो सौंपेंगे, मुझे लगता है उनके पास ये लास्ट मौका है, और वो शायद इसको अपने आप को एक बार फिर से प्रूव करना चाहेंगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बाबा ने बड़ी अच्छी बात की, जब बाबा एनसीपी के पहले बीजेपी की बात कर रहे थे। आखिर के कल वोटिंग है, आज हम 19 तारीख को बात कर रहे हैं। कल सुबह 7 बजे 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी, कल शाम कैंपेनिंग ख़त्म हुई थी। आखिर के 2-3 दिनों में ऐसा लगा, या तो किस्मत या सितारे बदले, बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइम मिनिस्टर को विदेश जाना था, वो 2 दिन आखिर के प्रचार के 2 दिन में नहीं रहे उपलब्ध, वो चले गए G20 के लिए, पहले नाइजीरिया गए, फिर अब वो ब्राज़ील में है। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो पूरा कैंपेन संभाला, तो उनको दिल्ली लौटना पड़ा मणिपुर की वजह से, मणिपुर के हालात की वजह से। संडे को अचानक रैलियां लगी थी उनकी 2-2, 3-3, उनको यहाँ बुलाया गया। योगी आदित्यनाथ की रैली लास्ट डे हुई एक बार, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी एक अपनी सीट पर चले गए, अब वहाँ उनका चुनाव है। पूरे प्रचार को नितिन गडकरी के हवाले किया गया। नितिन गडकरी, जिनको बीजेपी पूछ नहीं रही थी, बीजेपी का आला कमान पूछ नहीं रहा था, उन नितिन गडकरी ने आखिर के 3 दिनों में कहते हैं कि 70 से अधिक सभाएं की हैं विदर्भ के इलाके में। विदर्भ का इलाका जो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड निकल कर आया अभी लोकसभा के चुनाव में, वहाँ जहाँ पर स्टेट कॉन्टेस्ट है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, जो कि कहा जाता है कि हाँ बिल्कुल, तो वहाँ पर नितिन गडकरी की मदद लेना, नितिन गडकरी को घुमाना, नितिन गडकरी से कैंपेन कराना, जो कि मतलब इस विकास पुरुष की छवि भी है उनकी। हाँ, आप इस और बात वो पूरा को गौर- कैंपेन भी हाँ। विकास पे ही किया उन्होंने वहाँ बटेंगे तो कटेंगे नहीं किया। उन तमाम जगहों पर गए जहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे नारे की वजह से डैमेज हो गया था, तो नितिन गडकरी को भेजा गया आखिर के दिनों में। ये सब न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ ऐसी लग रही हैं कि बीजेपी भी शायद उनको लगा कुछ फीडबैक ऐसा है कि कोर्स करेक्शन करना चाहिए, जहाँ तक हम बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे हैं। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे पे मेरा एक ऑब्जर्वेशन और है कि देखिए, हमने महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत लंबे समय तक कवर किया है। देखिए, चूंकि बीजेपी को ये नारा इसलिए देना पड़ा क्योंकि वहाँ पे जो 12 से 13% जो मुस्लिम वोट है, और ख़ास बात यह है कि मुंबई शहर में जहाँ पे आपकी 3 दर्जन के तकरीबन सीटें हैं, वहाँ 20% वोट है। अच्छा, मुस्लिम वोटों का जो पैटर्न है वो ये है कि वो एक तरफा पड़ता है। तो अगर समझिए कि महाअघाड़ी का कोई कैंडिडेट है तो वो 20% वोट से स्टार्ट करता है, और जो युति का कैंडिडेट है वो उसको पता है कि मुस्लिम वोट हमको नहीं मिलेगा। देखिए, ये खाई बड़ी गहरी है और इसको ये अभी तक भरने के आसार नहीं दिख रहे हैं, खासतौर पे मुस्लिम वोटों के मामले में। तो ये जो लोकसभा चुनाव में हुआ, जिस तरीके से मुसलमान वोटों ने एक तरफा वोट किया अघाड़ी के कैंडिडेट को, आपने देखा कि जैसे वर्षा गायकवाड़ है, मुझे याद है कि उनको टिकट नहीं मिल रहा था, वो लोकसभा चुनाव जीत गई। आप धुले की सीट ले लीजिए, आप जिस तरीके से मालेगांव में वोट पड़ा, जिस तरीके से महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में वोट पड़ा, तो उससे महायुति को ये लगा कि ये जो 12-13% वोट है, इसकी काट हम कैसे करें। क्योंकि देखिए, मुस्लिम वोटों की एक टेंडेंसी है कि वो किसी को वोट दे देगा जो भाजपा को हराएगा। उसको मतलब नहीं है कि सुमित अवस्थी साहब को भी दे देगा, आपको भी दे देगा, आपको भी दे देगा, उसको सिर्फ चाहिए कि ये भाजपा को हरा रहा है।
तो इस पे देखिए उसके साथ मुसलमान के साथ इनजस्टिस भी होता है। एक मुस्लिम जो कांग्रेस के एक एमएलए हैं, मुस्लिम एमएलए, उन्होंने मुझसे कहा कि जो मुस्लिम जो वोट है वो तेज पत्ते की तरह है कि आप उससे सिर्फ स्वाद लिया जाता है फिर निकाल दिया जाता है। मरहूम बाबा सिद्दीकी जिनकी मौत हो गई वो इसी बात को नाराज थे कि भाई आप हमारा वोट तो ले रहे हो लेकिन शादाब मुझे ये बता लेकिन आप दीजिए, प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हो। तो महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट किसका, ओवैसी का है या अखिलेश का? नहीं देखिए महाराष्ट्र, हाँ नहीं मैं पहले वहां निपट लेते हैं ना, उसके बाद नहीं मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं इसका जवाब भी देता हूँ क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च भी की है, लोगों से बात भी की है। देखिए महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट किसका है मैं आपको बताऊं कि 80% सीटों पे वो आघाड़ी का है। सपा का वो 2 सीटों पे है, जहाँ पे मानखुर्द नगर जहाँ पे वो अबू आसिम लड़ रहे हैं और जहाँ पे एक उनके नवाब वो लड़ रहे हैं जो उनके एक और एमएलए हैं, और कुछ जगहों पे वो नवाब मलिक वाली सीट नहीं, वो नवाब मलिक वाली, हाँ बेटी वाली नहीं, हाँ बेटी वाली और मलिक वाली से, हाँ वहाँ देखिए वो मुस्लिम वोट 100% जाएगा। ये मेरा अपना वो 2 बार 2 सीट से जीत गए थे पिछली बार। और कुछ 2 सीटों पे वो एमआईएम को जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि वो 90% सीटों पे अघाड़ी को जाएगा। और आप हम लोग इस बात पे चर्चा भी करेंगे और आप देखिएगा कि ये जितने लोग लड़ रहे हैं ना, ये बहुत ओवैसी साहब को बहुत यहाँ पे तकलीफ होने वाली है, उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा क्योंकि उनको मालूम है, जो वहाँ जो मुस्लिम वोटर है उसको मालूम है कि अघाड़ी का जो कैंडिडेट है उसके पास दूसरे वोट भी हैं, उसके पास मराठा वोट भी है, दलित वोट भी है, ओबीसी वोट भी है, उसकी अपनी कम्युनिटी का वोट भी है जिस कम्युनिटी का वो कैंडिडेट है। लेकिन ओवैसी के पास सिर्फ मुस्लिम वोट है क्योंकि ओवैसी तो क्लेम करते हैं कि उनके पास वंचितों का भी वोट है। नहीं वो क्लेम करते हैं, लेकिन कैंडिडेट उन्होंने तो मुस्लिम ही कैंडिडेट दिए, दो तीन 4 दिए हैं ना, 4 दलित दिए हैं, लेकिन उन सीटों को अगर आप छोड़ दे तो उनको नहीं वोट मिलेगा, अघाड़ी को ही वोट मिलेगा। ये बिल्कुल मेरा मानना है। मैं बस यही बाबा आपसे पूछना भी चाह रहा था, लेकिन खैर अब लंबा चर्चा हो गई। टोटल 6 रीजन है बॉम्बे में, पूरे महाराष्ट्र में। लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा है तो दो जो रीजन है, दोनों में 2 बीजेपी अच्छे स्ट्रांग, मतलब एमवीए स्ट्रांग है, 2 में एनडीए। असली लड़ाई मुझे जो लगती है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र और नॉर्दर्न महाराष्ट्र में। देखिए जो कोंकण और मुंबई की जो वो दोनों में एनडीए अच्छा है। हाँ वो एनडीए का है। विदर्भा में बीजेपी कांग्रेस अच्छी है, मतलब, और बाकी जगह जो है ना एमवीए जीता है। हाँ। समझे? तो ये जो 36 सीट हम मुंबई की बात कर रहे हैं और बाकी बची हुई जो कोंकण की बात कर रहे हैं वहां पे बीजेपी स्ट्रांग है। वही मैं बताता कि कोंकण और बॉम्बे ये है, मराठवाड़ा विदर्भा एमवीए मजबूत है। असली लड़ाई नॉर्दर्न महाराष्ट्र में और वेस्टर्न महाराष्ट्र में लगभग 100 सीटें के आसपास होती हैं, ये दोनों 58 सीटें और 47 सीटें मिला के, इनमें ही असली लड़ाई है। क्योंकि बाकी अगर लोकसभा का पैटर्न अपना है तो अभी तक का रिजल्ट हो रहा। तो खैर कल वोटिंग है, जनता से अपील है कि घर से निकलें, सुबह से निकल जाएं और भारी संख्या में वोट करें। वोट ज़रूर करें, चाहे किसी को भी करें, लेकिन वोट ज़रूर करें। वीडियो सब्सक्राइब करें। नहीं, वोटिंग करें, मतलब महाराष्ट्र में भी करें, झारखंड में भी करें जो रिमेनिंग फेजेस हैं, और यूपी की जो 9 सीटें हैं बाई इलेक्शन की, और राज्यों में सभी पे करें। नहीं, कुछ में तो हो गया ना, कुछ में तो हो गया। फर्स्ट फेज में केवल यूपी की बची है और पंजाब की हाँ, तो जिन राज्यों में अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है और आप वोटर हैं तो कृपया करके जाइएगा, वोट जरूर करिएगा, ये आपका अधिकार है। और लोकतंत्र के लिए यही एक सबसे बड़ी ताकत अपने हाथों में है, जब हम किसी भी नेता को आईना दिखा सकते हैं। और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आके ये वीडियो जरूर और अंत देखिएगा। तक जरूर देखिए, अंत तक जरूर देखा, असली तो मजा अंत तक ही है। और वीडियो देखने के बाद 10 लोगों को और साझा भी करें। चलिए, तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।